हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, नारी मूल रूप में जीवनदात्री है। वो एक बच्चे को जन्म देती है, वो एक माँ की ममता लुटाती है, जीवन भर पति को सुख देने की कोशिश करती है, पूरे परिवार के लिए शुभकामनाएं रखती है। तो इस तरह से नारी हमेशा जीवनदात्री रूप में ही सामने आई है। मगर कभी कभी ऐसा भी कहा गया है कि नारी ही नारी की शत्रु होती है। इस बात को झुठलाते हुए कहानी प्रस्तुत है। कथानक इसी तथ्य से जुड़ा है। कहानी का शीर्षक है जीवनदात्री। दीपा अजीब पशुपेश में पड़ी थी। अदिति दीदी का फ़ोन आया था। उनकी आवाज़ बड़ी उदास, वो थकी थकी सी लग रही थी। अदिति दीदी ने दीपा से मिलने आने को बोला था। वो उनकी व्यस्तता पूछी थी। दीपा ने कहा था, दीदी वैसे तो मुझे कोई काम नहीं है, पर अगर होता भी तो दीदी आपके लिए मैं हर वक्त खाली हूँ। कभी भी आइए दी, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। दीपा को बड़ी उलझन सी हो रही थी कि हमेशा हंसने मुस्कुराने वाली अदिति दी की आवाज़ इतनी थकी उदास क्यों है। कोई ख़ास बात ही होगी, वरना वे तो दूसरों को समझाती रहती हैं। दीपा सोच नहीं पा रही थी कि अगर कोई गंभीर समस्या होगी तो वो अदिति दी को कैसे समझाएगी। उसे तो उन्हें समझाने के लिए शब्द भी ढूंढे नहीं मिलेंगे। कितना नेह बरसाती है वे उन पर। स्कूल में भी बराबर ध्यान रखा करती हैं। दीपा, तूने चाय पी ली ना? आज तूने ठीक से खाना नहीं खाया। पूरी की पूरी सब्जी डब्बे में रखी है। क्या खाती हो? ऐसे खाना लेना पड़ता है। हम बच्चों के बीच में इतना बोलते हैं, एनर्जी तो चाहिए ना। जैसे वाक्यों से वो मुझे हमेशा ऊर्जा देती रहती हैं। दीपा ने आलस भरी अंगड़ाई ली थी। दोपहर के 2 बजे अदिति दीदी आने वाली थी। दीपा लेट गई थी। पास रखी बुक सेल्फ से एक पुस्तक उसने निकाल ली थी और कुछ पन्ने पलटकर किताब अपने चेहरे पर रखकर लेट गई थी। कुछ मिनट बीते थे कि पर्दे की सरसराहट और अदिति दीदी की आवाज़ साथ ही सुनाई दी थी। दीदी ने घुसते ही कहा था, अरे दीपा, मैंने तुम्हें जगा दिया। मैं ही गलत वक्त पर आ गई हूँ। ये वक्त तो आराम करने का था ही। अदिति दीदी नियत समय से 1 घंटे पहले ही आ गई थी। मैंने उन्हें बैठने का इशारा करते हुए कहा था, दीदी, मैं आपका इंतज़ार करते करते लेट गई थी, बस मैं सोई नहीं थी। अदिति दीदी बड़ी थकी थकी वो उदास लग रही थी। उनकी आंखें बादलों से भरी थीं, बस टपकने को तैयार थीं। मैं अंदर से सहम गई थी कि अगर दीदी रो पड़ी तो मैं उन्हें कैसे संभालूंगी। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा था और बोली थी कि दीदी, मैं आपकी अपनी हूँ। मुझे बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। दीदी, मैं तहे दिल से आपको सहयोग करना चाहती हूँ। प्लीज़ दीदी, मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए। मैं आपकी क्या हेल्प करूं? अदिति दीदी की आंख से 2 आंसू टपक पड़े थे। आंसू उनके कपोलों पर टिक गए थे, जैसे कि मेरी उंगलियों का इंतज़ार कर रहे हों। मैंने धीरे से उन आंसुओं को अपनी उंगली की पोर पर ले लिया था और अदिति दीदी से कहा था, मोतियों को इस तरह जाया नहीं करते। आप जैसी महिलाएं
जो दूसरों को जीवन देती हैं इस तरह निराश नहीं हुआ करती। मैं आपके साथ हूँ ना, आप कहकर देखिए। हाँ दीपा, तुम्हारे सहारे ही तो मुझे पग पग पर ज़रूरत पड़ेगी। हाँ दीपा, तुम्हारे सहारे की तो मुझे पग पग पर ज़रूरत पड़ेगी। दीपा, मुझे 2 कमरे का एक मकान दिला दो। दीपा चौंक सी गई थी। पिछले वर्ष ही तो अदिति दीदी ने जीपीएफ से पैसा निकाला था और नया मकान खरीदा था। फिर दूसरे मकान की बात क्यों कर रही हैं? दीपा चौंक सी गई थी। कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। दीपा ने अदिति को ठंडा पानी ऑफर किया था। उन्होंने पानी का गिलास पकड़ लिया था। पानी पीकर थोड़ी देर बाद अदिति दीदी बोली थी, दीपा, हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि मुझे दूसरे मकान में रहना होगा। अभी तो किराए पर ही रहना होगा, बाद में देखा जाएगा। दीपा ने हल्के से उनके बालों पर हाथ फिराते हुए कहा था, दीदी, यदि उचित समझें तो मुझे सब कुछ बता दीजिए, शायद मैं कुछ सोच सकूं। हाँ बताऊंगी, तुम्हें तो बताना ही है। मेरे और नमन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अब मैं उससे दूर रहना चाहती हूँ। दीपा ने व्यग्रता से पूछा था कि ऐसा क्या हो गया? नमन जीजू तो इतने अच्छे हैं। अदिति ने कहा था कि अच्छा तो उनके बीच कभी नहीं रहा। बीच के 5-6 वर्ष बस ऐसे ही गुजर गए। कोई बच्चा होता तो शायद बंध भी जाते। लेकिन अभी क्या हुआ है? दीपा ने धीरे से पूछा था। मैंने मकान खरीदा था, तुम्हें मालूम है ना? कल नमन ने मुझसे बोला कि मकान मेरा है। मैं अपने साथ अपनी एक महिला फ्रेंड को रखना चाहता हूँ। तुम चाहो तो अपनी व्यवस्था अलग कर सकती हो। मेरी महिला मित्र मेरे साथ मेरे ही घर में रहेगी। मकान मेरे नाम पर है, इसलिए मैं तो छोड़ूंगा नहीं, तुम जा सकती हो। उस समय भावुकता बस मैंने मकान नमन के नाम पर खरीद लिया था। नमन को मैंने घर वालों की इच्छा के विरुद्ध जाकर अपनाया था, पर अब सोचती हूँ मैं गलत थी। उसने अपनी नेतागिरी से मुझे भी बेवकूफ़ बनाया था। मैं उस समय समझ नहीं पाई थी कि उसे जीवन यापन का एक स्थायी जरिया चाहिए था और मैं एक टीचर थी, हर माह सैलरी लाने वाली मशीन। दूसरी महिला जिसे वो लाना चाहता है वो भी शायद कमाने वाली मशीन ही होगी। अदिति दीदी ने 2 मिनट रुककर गिलास का बचा हुआ पानी पी लिया था। दीदी ने दोबारा कहा था, वैसे भी इधर कई सालों से हम बस औपचारिक पत्नी थे। खाना खा लीजिए, चाय पी लीजिए। आज स्कूल में देर हो जाएगी, आपको कहीं जाना हो तो ताला लगाकर चले जाइएगा। जैसे वाक्य ही हमारे बीच चलते रहे हैं। पत्नी जैसा प्यार तो सालों से हमारे बीच पनपा ही नहीं है। दीपा चुपचाप सब कुछ सुनती रही थी। दीपा अपने और सोमेश के रिश्ते से दीदी के रिश्ते की तुलना मन ही मन करने लगी थी। सोमेश तो अगर एक दिन भी उससे ढंग से बात ना करे तो वो अपसेट रहती है, पूरे दिन अपसेट रहती है। अदिति दीदी इतने लंबे समय से सब सह रही हैं और किसी को भनक तक नहीं लगने देती। किस मिट्टी से बनी है अदिति दीदी? दीपा ने
अपनी मानसिक स्थिति को संभाला था और फिर अदिति दीदी से मुखातिब हुई थी। दीदी, आप क्या चाहती हैं? हालात से समझौता या क्रांति? अदिति दीदी ने अपने बाल पीछे की तरफ समेटे थे, फिर बोली थी, दीपा, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मायके वालों से शादी करते ही रिश्ता टूट गया था। मैं अलग मकान लेकर रहना चाहूँगी, सैलरी मिलती ही रहेगी। इसके अलावा मैं और कर भी क्या सकती हूँ? कुछ देर सोचने के बाद दीपा ने कहा था, दीदी, पहली बात तो आप उस महिला से मिलने की कोशिश करिए जिसको नमन जीजू लाने वाले हैं। उसे सब कुछ बता दीजिए। उसके बाद भी अगर वो साथ रहना चाहती है तो आप उस पर निगाह रखिए कि उन्होंने शादी तो नहीं कर ली। नमन जीजू की कोई प्रॉपर्टी वगैरह अगर है तो कहाँ है, पता लगा लीजिए। उनके रिश्तेदारों में आप किसे जानती हैं? क्या अभी भी आप संपर्क में हैं उनके? कोई न कोई रास्ता तो निकलेगा। फिलहाल आपके लिए एक मकान की व्यवस्था करते हैं। आप अपने मन से ये बात निकाल दीजिए कि आप अकेली हैं। मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ। अदिति दीदी के चेहरे पर आश्वस्ति के भाव दिखे थे। इस बीच चाय व समोसे मेड ले आई थी। बहुत कहने पर अदिति दीदी ने एक समोसा उठा लिया था। चाय पीकर वे उठकर खड़ी हो गई थी। चलते समय उन्होंने दीपा के कंधे पर हाथ रखा था। उनकी आंखें भरे हुए बादलों जैसी नम थीं। दीपा रात को भी करवटें बदल रही थी। उसे बेचैन देखकर सोमेश ने कारण पूछा था। दीपा ने कहा था कि मैं तुमसे सलाह करना ही चाहती थी। इन हालात में हम क्या कर सकते हैं? फिलहाल तो थोड़ा सा इंतज़ार, सोमेश ने सब कुछ सुनकर कहा था। उस महिला को साथ में रहने दो, फिर आगे देखते हैं। अभी अदिति दीदी को वहीं रहने दो। कोई मारपीट वगैरह तो उनके साथ हो नहीं रही है, कहकर सोमेश ने करवट बदल ली थी। दीपा की आंखों से नींद तब भी दूर थी। सोमेश के निर्णय से वो संतुष्ट नहीं थी, पर फिलहाल उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। अगले दिन सुबह सुबह अदिति दीदी का फ़ोन आया था कि वो महिला अपने सामान सहित आ गई है। फिलहाल बेडरूम के बगल वाला रूम नमन ने उसे दे दिया है। दीपा ने अदिति दीदी को सांत्वना दी थी और स्कूल से छुट्टी लेने को कहा था। साथ ही ये भी कहा था कि नमन के बाहर जाने पर वो उस महिला से बात करें, उसे सब कुछ बता दें और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। रात को अदिति ने दीपा को फ़ोन किया था कि उस महिला का नाम वसुधा है। वो PWD ऑफिस में क्लर्क बनकर आई है। नई नियुक्ति है। उसने ये भी बताया था कि वो काफ़ी दिनों से नमन के संपर्क में है। नमन ने शादी का वायदा किया है। अदिति के बारे में नमन ने उसे भाभी का रिश्ता बताया था। साथ ये भी कहा था कि वे ज़्यादा मिलनसार नहीं हैं, इसलिए वसुधा उससे दूर ही रहे। आदित्य द्वारा सब जानकारी दिए जाने पर वसुधा ने कहा था, अदिति जी, हम मिलकर इसे मज़ा चखाएंगे। मैं इसे शादी के मंडप तक ले जाकर आपको खबर करूंगी और आप पुलिस को लेकर आ जाइएगा। आप बेफिक्र रहें, मुझसे आपका अहित नहीं होगा।
नमन की दुधारू गाय पालने वाली आदत छुड़ानी ही पड़ेगी। सब कुछ जानकर दीपा को बड़ा हल्का हल्का सा लगा था। स्कूल में अदिति दीदी भी कुछ ठीक सी लग रही थी। दीपा ने उन्हें उसी घर में रहने पर मना लिया था। तभी अदिति के फ़ोन की घंटी बजी थी। कुछ मिनट बाद बात करने के अदिति कांपने लगी थी। कुछ मिनट बात करने के बाद अदिति कांपने लगी थी। दीपा के पूछने पर भी वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी। दीपा सहारा देकर अदिति को स्टाफ रूम तक ले गई थी। काफ़ी देर बाद अदिति बता पाई थी कि वसुधा का फ़ोन था। उसने बताया था कि नमन कुछ देर पहले घर आए थे। उन्होंने किचन में गैस चूल्हा ऑन करके छोड़ दिया था। वो रसोई का दरवाज़ा बंद कर दिया था। वसुधा छुप कर सब देख रही थी। नमन जानता है कि सबसे पहले अदिति दी चाय बनाती है। अदिति ने बताया था। अदिति की आंखों में आंसू भरे थे। वे बोली थी, दीपा, अगर मैं खूबसूरत नहीं हूँ और नमन खूबसूरत है तो क्या ये मेरी गलती है? इतनी बड़ी साजिश भी कोई कर सकता है, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। अगर वसुधा को विश्वास में न लेती तो क्या होता, कहकर वे रोने लगी थी। मैंने सोमेश से फ़ोन पर बात की थी। उन्होंने पूरी योजना मुझे समझा दी थी। वो मैंने अदिति दीदी को समझा दिया था। शाम को स्कूल के बाद मैं रिक्शे में अदिति दीदी के साथ उनके घर गई थी। घर पर नमन जीजू नहीं थे। मैंने उन्हें फ़ोन करके घर आने को कहा था। बताया था कि अदिति दीदी की तबीयत काफ़ी खराब है, अस्पताल में दिखा कर लाए हैं। नमन जीजू घर आ गए थे। वसुधा को हमने बाहर रहने को ही कह दिया था। अदिति दीदी सोफे पर अधलेटी सी थी। नमन जीजू ने पूछा था कि क्या हो गया था। मैंने पूर्व कल्पित कहानी सुना दी थी। अदिति दीदी ने चाय की इच्छा जाहिर की थी, पर नमन जीजू लगातार टाल रहे थे। अदिति दीदी ने जोर देकर कहा था कि उनका बीपी बहुत लो हो रहा है, 1 कप कॉफ़ी या चाय ही ज़रूरी है। तब नमन जीजू चीख पड़े थे, मैं रसोई में नहीं जाऊंगा। तब तक सोमेश पुलिस के साथ अंदर आ गए थे। पूछताछ में नमन ने सब कुछ उगल दिया था। तभी वसुधा भी आ गई थी और उसने बताया था कि उसने छिपकर नमन को गैस ऑन करते देखा था और रसोई का दरवाज़ा बंद करते हुए भी देखा था। पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया था। दूसरे दिन अदिति दीदी बोली थी कि कौन कहता है कि नारी नारी की दुश्मन होती है। मेरी जिंदगी में तो नारी जीवन दात्री बनकर आ गई। नमस्कार।